आज हमने पढ़ना है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आपके जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन है। और इसकी कमी से हमारी बॉडी में एक मेजर डिजीज होती है, दैट इज स्कर्वी। तो स्कर्वी को खत्म करने के लिए या इनहिबिशन ऑफ स्कर्वी के लिए भी इसको स्कोरबोटिक विटामिन बी, एंटी स्कोरबोटिक विटामिन बी कहा जाता है, उस डिजीज के खात्मे के लिए भी। अब विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसके हम केमिकल स्ट्रक्चर का देखें तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। आपने जो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है उसके अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर तो बना लें, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी इतनी इस कदर केमिस्ट्री लिखी हुई है कि अगर आप जस्ट जनरल केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन को ही मैच करके एक पैराग्राफ बना लेंगे तो इनफ होगा। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है नेचुरल तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसकी जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज एस्कॉर्बेट एसिड। इसको अंडरलाइन करें, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। ये बॉडी के अंदर जाके ही जो है बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से गुजर के ही अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता होगा। हमारी बॉडी जो है विटामिन सी खुद नहीं बना सकती, तो हम लोगों ने ये आउटसाइड सोर्स से ही लेना है, चाहे एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये खुद जाके आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपनी किस फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग से या रिहाइड्रेशन से भी विटामिन सी जो है वो अपनी एक्टिविटी को या अपनी जो सलाहियत है, पोटेंशियलिटी है, उसको भी लूज नहीं कर पाता। उसके अलावा ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है और एसिडिक सॉल्यूशंस में भी स्टेबल है। लेकिन अल्कलाइन सिचुएशंस के अल्कलाइन एनवायरनमेंट में या अल्कलाइन जो है सॉल्यूशंस के अंदर ये स्टेबल नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी इतनी एक्टिविटी नहीं रहती। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन कुछ सोर्सेज बताए हुए हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में साथ इन्होंने बताया कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, ये इस तरह के सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। उसके अलावा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, टोमाटोज और स्वीट एंड वाइट पोटैटोज, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है। रिच सोर्स है ये एस्कॉर्बिक एसिड का। गावा हो गया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेटस, ग्रीन पीस, ये सारे इसके प्लांट सोर्स के अंदर आते हैं। जब भी आपने प्लांट सोर्स करने हैं तो जहाँ जहाँ पे विटामिन के प्लांट सोर्स बताए गए हैं वहाँ वहाँ पे ना डायग्राम्स भी बनी हुई है। डायग्राम के साथ जो लिखा हुआ है वो भी आपने जरूर करना है, क्योंकि वो भी आपको अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। यानी ये देखेंगे एनिमल सोर्स बताए हुए हैं कि एनिमल सोर्स का जो है इतना अच्छा नहीं है, एनिमल टिश्यू के अंदर इतने अच्छे सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिकदार में ये लिवर, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड में मौजूद होता है। अब फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस बहुत वास्ट हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब इसको जो है कह रहे हैं कि फिब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें भी इसका रोल होता है। ये रिक्वायर्ड होता है ताकि वो जो चीज़ें हैं वो अपना काम कर सकें। वूंड रिपेयर के अंदर भी इसका रोल है। ये वूंड रिपेयर में भी एक्टिव पार्ट प्ले करता है, जो इट लेज डाउन द कनेक्टिव टिश्यूज विच हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वूंड। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें जो वूंड के ऊपर जाके जो है उसने हीलिंग प्रोसेस करना है, उसको वूंड के ऊपर अप्लाई करने में या उसके ले डाउन करने में या उसकी एप्लीकेशन करने में भी हेल्प करता है। हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस क्या होता है? ब्लड की प्रोडक्शन। विटामिन सी जो है वो हेमाटोपोइसिस के अंदर भी उसका रोल है। अब यहाँ पे रोल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे बस बता दिया इसका इसमें रोल है, इसका इसमें रोल है। आप भी बस ये जो है हेडिंग वाइज ये याद रखें कि इसका इसमें रोल है, इसमें रोल है, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हेमाटोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ ब्लड में भी इसका रोल है। अगर नहीं इसकी कमी होगी तो अनीमिया भी हो सकता है। तो दैट इज वाई जो स्कर्वी डिजीज है इसकी एब्सेंस की वजह से वो अक्सर स्कर्वी के साथ अनीमिया भी होता है। स्कर्वी इज समटाइम्स अकम्पनीड बाय एनीमिया एज वेल। इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से ज्यादातर इसकी इसी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की जगह वजह से अब विटामिन ई के बहुत से जो है कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके सीरम्स, इसकी ड्रिप्स बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। ग्रोथ में भी इसका रोल है।
बोन एंड टीथ की डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, बिकॉज इसका इफेक्ट जो है वो कैल्शियम की डेपोजिशन पे आता है, इस वजह से इसका बोन एंड टीथ की डेवलपमेंट पे रोल है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, हमने ऊपर पढ़ा था कोलेजन, कोलेजन की सिंथेसिस में इसका रोल है, तो वो कोलेजन ही जो है वो प्रोटीन मैट्रिक्स में भी जो है बनता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो है कुछ अमाइनो एसिड्स की जो है मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करता है, जैसे फिनाइल एलानीन और टायरोसिन, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है इसमें भी इसका अहम किरदार है। अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन बॉडी के अंदर ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूस बहुत से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये जो हमारा विटामिन है ये इस इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हम बार बार जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें रोल है, इसमें रोल है, इसमें रोल है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के एज अ कैटालिसिस करके या उनको प्रमोट करके या उनके ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट रख के ही काम कर रहा है। फिर आता है आयरन एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है, ये जो है रिड्यूस करता है फेरिक को फेरिस से, और फिर इसी तरीके से ये हेल्प करता है कि अब ये फेरिक जो फेरिस में कन्वर्ट हुआ है इसको, अब ये फॉर्म जो है Fe2+ वाली जो फॉर्म है, फेरिस फॉर्म है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। उसके अलावा जो है फॉलिक एसिड को उसकी जो एक्टिव फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफोलेट उसमें कन्वर्ट करने के लिए भी इसका रोल होता है। उसके अलावा जो है फीवर और इन्फेक्शंस में जो है अगर ये बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर विटामिन सी की लॉस हो रहा है या उसकी कमी है, तो उससे फीवर और मतलब ये रिएक्शन बॉडी दे सकती है कि फीवर, इन्फेक्शन, रेस्टलेसनेस, इस किस्म का। ये एज अ कोएंजाइम काम करता है फॉर लिवर एस्टरेसिस। ठीक है, इनके रिएक्शंस को भी जो है ये कैटेलाइज करेगा। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका रोल होता है। सर्टन पॉइजन्स जो आपकी बॉडी के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई भी ये कर सकता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सब टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड जो है जो कॉज करते हैं उसमें भी इसका रोल प्ले होता है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया इसके एक्शंस। ठीक है, इसके मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं, आप लोग एक एक लाइन के अंदर या एक एक हेडिंग के नीचे एक एक लाइन भी लिखेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। आप हेडिंग वाइज करने से ज़्यादा अच्छा है हेडिंग बना के एक एक लाइन आगे लिखें, इतना लेंथी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लेंथी उसको रीड जरूर करें, अंदर से एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन जब आपने इसको क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन इसका बनाना है, तो फिर आपने एक एक लाइन, हर हेडिंग के आगे एक लाइन। फिर आगे हम थोड़ा सा ना ये स्कर्वी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, या स्कॉर्बिसिस के बारे में भी पढ़ते हैं। ये स्कर्वी डिजीज क्या होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। ये ना जैसे हम लोगों ने सब विटामिन का पढ़ा था, किसी के होने से प्लेग्रा हो रही है, किसी से बेरी बेरी हो रही है, इस तरीके से किसी से फ्लेवनोसिस हो रहा था, तो इसकी कमी से क्या हो रहा है? स्कर्वी। और इसके जो ज्यादातर जो भी सिम्टम्स है ना वो स्किन से रिलेटेड, या फिर जो लगा लें कोलेजन जो आपका है उससे रिलेटेड, या प्रोटीन मैट्रिक्स जो था उससे रिलेटेड होगा। कैल्शियम की डिपोजिशन कर रहा था तो कैल्शियम भी ठीक से डिपोजिट नहीं होगा, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था तो डेवलपमेंट भी नहीं ठीक से होगी, रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवा रहा था वो भी नहीं ठीक से होंगे। तो ये इसमें जो हम लोगों ने ऊपर फंक्शंस पढ़े थे ना कि ये करता है, अब उसके गैर मौजूदगी में वो सारे काम नहीं होंगे। जैसे हेमरेजिक टेंडेंसीज, अब जो है जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें हेमरेज पॉसिबल है कि हेमरेज की टेंडेंसी बढ़ जाए। इंटरनल ब्लीडिंग का खदशा है, माउथ से हो सकती है, जीआईटी ट्रैक से हो सकती है, आपके यूरिनरी ट्रैक से हो सकती है, स्किन रप्चर हो सकती है, इवन के एट द एंड इतना जो है हद तक चला जाता है कि सेरिब्रल आपके ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो उनका जो कोलेजन है वो ठीक तरीके से नहीं बनेगा। ब्लड वेसल्स की जो 3 बेसिक लेयर्स हैं आपकी ब्लड वेसल्स की, मीडियल लेयर, एडवेंटिया और जो बेसल लैमिना है, वो इस तरीके से ग्रो करेंगी, इस तरीके से बनेगी कि वो वायबल नहीं होंगी। तो फिर तो अगर ब्लड वेसल जो ब्लड को कंटेन कर रही है वही ठीक तरीके से नहीं बनी हुई, वही बॉडी ने ठीक तरीके से नहीं बनाई हुई, तो फिर तो ब्लीडिंग ही होनी है, चाहे वो माइनर फॉर्म में हो चाहे वो बॉडी की किसी भी जगह पे हो, वो तो ब्लीडिंग टेंडेंसी आएगी ही आएगी। चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मोस्टली इसमें इंटरनल ब्लीडिंग आती है, जिसको आप तब तक आपको पता नहीं चलता जब तक ये आपके लिए जानलेवा नहीं साबित हो जाती। इंटरनल ब्लीडिंग इस हद तक हो जाती है। वूंड हीलिंग की अगर हम बात करें तो वूंड हीलिंग हमने ऊपर पढ़ा था, इसका काम है वूंड हीलिंग में। तो अगर ये नहीं होगा तो वूंड हीलिंग भी ठीक से नहीं हो जा सकेगी। तो कुछ लोगों के जख्म बहुत देर से भरते हैं, अब हम लोगों को विजिबली तौर पे तो नहीं पता चलता, लेकिन उनके अंदर विटामिन की ही कमी होती है।
टीथ एंड गम चेंजेस हमने ऊपर कहा था कैल्शियम डिपोजिशन होता है टीथ और गम की डेवलपमेंट में, इसका रोल प्ले होता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो फिर टीथ और गम के अंदर चेंजेस आएंगे, अल्सरेशन आएंगी, ब्लीडिंग टेंडेंसीज आएंगी, स्वॉलन गम्स, रेडनेस, पर्पलिश गम्स, इस तरह से ये चेंजेस आएंगी। और इवन के टीथ इतने जो है कमजोर हो जाते हैं कि वो गिर भी सकते हैं। स्किन के अंदर भी स्किन चेंजेस आएंगी, जो है बहुत ज्यादा फॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो सकती है कमी की वजह से। और उसके अलावा जो है स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, स्किन के अंदर जो है क्रैकिंग आ सकती है। बोन ग्रोथ, कैल्शियम डेपोजिशन नहीं है, बोन की ग्रोथ में भी इफेक्ट आएगा। न्यू जो बोन की ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो है मैट्रिक्स वो नहीं होगा, और जो ऑलरेडी मैट्रिक्स मौजूद है उसमें भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। जीआईटी चेंजेस में हेमाटोमेसिस हो सकता है। नर्वस चेंजेस के अंदर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट आ सकता है। और नॉन स्पेसिफिक जो है वो वीकनेस, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस, ड्राउसीनेस एंड एक्साइटेबिलिटी। अब ये हम लोगों ने ये जो एक्चुअली अभी हमने पढ़ा है दैट इज स्कर्वी के व्हाट इज स्कर्वी। विटामिन सी की वजह की कमी की वजह से जो स्कर्वी हो रही है, जो डिजीज कॉज हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो कैसे हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। तो मैंने आपको भी इसमें बताया है कि विटामिन सी जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसकी कमी की वजह से वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। तो एक्चुअली में जो ऊपर आपने फंक्शंस पढ़े हैं उनके अगेंस्ट जो सारी चीजें हैं वही इसकी डिजीज में आ जाएंगी। ये आप कोऑर्डिनेट करके ना ये उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ऊपर जो फंक्शंस उसकी मौजूदगी से हो रहे हैं, नीचे स्कर्वी में उसकी गैर मौजूदगी से वही फंक्शंस नहीं होंगे जिसकी वजह से डिजीज है। तो वही फंक्शंस अगर नहीं होंगे तो स्कर्वी के भी वही साइन एंड सिम्टम्स है ना सर। स्कर्वी के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो ऊपर वाले फंक्शंस को उलट कर दो कि ये फंक्शन वो करता है वो नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं हो रहा, तो ये जो गैर मौजूदगी में लैक हो रही है चीज, ये सिम्टम है फिर स्कर्वी का। फिर लास्ट में हम लोगों ने अभी जो है डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी पड़ी, अब टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं कि उसके ज्यादा होने की वजह से जो है क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि इसकी ऐसे एज सच जो है बहुत कम बताई गई या रिपोर्ट की गई हैं टॉक्सिसिटी। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा होगा। और एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो उनके ऊपर ज्यादा रिस्क होता है कि उनके जो ब्लड सेल्स हैं वो रप्चर होंगे। उसके अलावा जो है अगर एस्कॉर्बिक एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा है तो वो यूरिन से बाहर निकलता है, यूरिन से इसकी एक्सक्रीशन होती है और बॉडी के जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है शुगर का, तो वो बॉडी उसको एज एज सच ये शो करती है कि ब्लड जो है ना यूरिन में शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो है विटामिन सी के ज्यादा होने की वजह से आपको किडनी स्टोन्स जो है वो भी हो सकते हैं। और वो कौन से हो सकते हैं, जो है ऑक्सलेट और यूरेट स्टोन्स बन सकते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों की जो मेन विटामिन की चार हेडिंग्स हम करते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन की, देन उसके सोर्स की, देन उसके एक्शंस, और लास्ट में जो है उसकी टॉक्सिसिटी। तो इसके अंदर हम लोगों की एक डेफिशिएंसी से भी हेडिंग एंटर हो जाएगी और एक जो है टॉक्सिसिटी से भी, मतलब अगर कम हो तब क्या हो सकता है। अगर आपको ओवरऑल विटामिन के ऊपर आया तो आप ये चार हेडिंग के अंदर एक हेडिंग स्कर्वी की एंटर करें, लेकिन वो आप 4 से 5 लाइनों से ज्यादा ना लिखें। अगर आपको स्कर्वी पे अलग से नोट आया है तो शुरू में आप विटामिन सी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखें, ठीक है, उसके बाद आपने नीचे स्कर्वी को एक्सप्लेन करना है। अगर स्कर्वी अलग से आया है तब आपने स्कर्वी को इतना डिटेल से लिखना है, वरना आपको मेजर विटामिन सी के अंदर इतना डिटेल में स्कर्वी नहीं लिखना। विटामिन सी उन्होंने पूछा है, आपने विटामिन सी में से शुरू में उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप उसकी केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन और हो सके तो स्ट्रक्चर, देन सेकंड हेडिंग उसके सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स बताएं, आप उसके एक्सप्लेन करें। थर्ड हेडिंग इज इज फंक्शंस। फोर्थ हेडिंग के अंदर डेफिशिएंसी में आप स्कर्वी लिख दें। और फिफ्थ हेडिंग इसके अंदर मजीद एक नई हेडिंग इस दफा में एंटर होगी जिसमें आप टॉक्सिसिटी भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ज्यादा हो रहा है तब ये नुकसान है, अगर कम हो रहा है तो ये नुकसान है। ये बात अगर आपको समझ आई है, आप लोगों ने जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।